नमस्कार, आवाज 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में जिस खास शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और जमुई के सांसद। जी हाँ, उपलक्ष्य और माहौल है भूतपूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी की 108वीं जयंती और इसके उपलक्ष्य में चिराग पासवान जी जो हैं बैरगाछी आए हुए हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर उनका रात्रि विश्राम है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर, आवाज 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी की जो है जयंती है और यहाँ पर आप रात्रि विश्राम करने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के थ्रू? भाई संदेश कुछ नहीं, बस हाँ, मैं मन में इच्छा थी काफ़ी समय से, मेरे नेता मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी यहाँ पर आए और हमेशा एक बहुत करीबी रिश्ता हम दोनों परिवारों का रहा। मेरे नेता का स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी से, उनके परिवार से, और उनके निधन के बाद से हमारे नेता ने हर संभव प्रयास किया परिवार के लिए कि परिवार की कैसे सुख सुविधाएं दी जा सके, परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो ये प्रयास हमारे नेता द्वारा हमेशा से किया गया। आज जब वो नहीं है, मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि अगर मेरे नेता होते आज तो ज़रूर चाहते कि वो भी यहाँ पर आए, मैं भी यहाँ पर आऊँ, तो ज़रूर चाहते। आज उनकी अनुपस्थिति में मेरा उत्तरदायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पर आऊँ। ये भी मेरा ही परिवार है, इनके साथ समय बिताऊँ, सुख दुख साझा करें हम लोग, और जो समस्या है उसमें हम लोग आगे चलकर कैसे उसका समाधान निकाल सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भोला पासवान शास्त्री जी को मौजूदा बिहार सरकार पूरी तरीके से भुला बैठी है। आप परिवार की हालत देखें, जिस दयनीय हालत में परिवार रह रहा है, ना रहने की जगह, ना कमाने के लिए कोई व्यवस्था, ना खाने के लिए कुछ। तो जिस व्यवस्था में परिवार रह रहा है, इससे पूर्व में भी कई बार मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र से आग्रह किया कि परिवार के किसी एक आश्रित के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। समय समय पर मुझसे जितना बन पड़ा मैंने व्यक्तिगत तौर पर मदद करने की कोशिश की, पर मेरी अपनी सीमाएं हैं, एक राजनीतिक दल की अपनी सीमाएं हैं, जो सीमा के बंधन किसी राज्य सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भी कभी ऐसे ही आए, यहाँ पर समय बिताएं परिवार के साथ और देखें कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के शोषितों, दलितों, वंचितों, गरीब परिवार के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किया, जिनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ही उनकी सादगी और उनकी ईमानदारी थी, जिसकी आज भी लोग मिसालें देते हैं। तो एक ऐसे परिवार से आने वाले एक ऐसे मुख्यमंत्री के परिवार को आज जिस दयनीय अवस्था में जीना पड़ रहा है, या इस गांव की आप हालत देखिए। गांव में भाई अगर आप निकलेंगे, आप किसी भी ग्रामीण से आप पूछिए क्या कोई सरकारी योजना का लाभ उनको यहाँ पर मिला, साफ जवाब होगा नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी से भी जाके पूछिए। सर, मेरा सवाल यह है कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके नाम को जो है लिया जाता है इनके शालीनता के लिए और भरोसेमंद माने गए हैं बिहार के लिए। लेकिन आज जो हालात हैं इनके घर के, इनके परिवार के, बड़े बड़े नेता हर साल आते हैं। मैंने भी देखा कि जिस पार्क में आज बड़े बड़े नेता आए, फूल माला की गई और बड़ी बड़ी बातें की गई और हर साल की जाती हैं, लेकिन आज वो पार्क के आगे एक लाइट तक नहीं लगा हुआ है। तो क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रह गई है? भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाना, उनकी जो है समारोह में मनाना, सिर्फ बड़े नेताओं को आना, लेकिन कुछ ठोस हो कहाँ रहा है? बिल्कुल, जितने भी सरकारी नेतागण हैं या शासन प्रशासन के लोग हैं, अभी बैठ के मैं परिवार के लोगों से यही चर्चा कर रहा था और इनका कहना है कि भैया हर साल इसी तरीके का कार्यक्रम का आयोजन होता है। जिस दिन उनकी जयंती पुण्यतिथि होती है, हम लोगों को पूछा जाता है, बुलाया जाता है और उसके बाद साल दर साल हम लोगों की कभी कोई सुध नहीं लेता। तो ये जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल करने का आयोजन कर लिया है, उनकी जयंती को, उनके पुण्यतिथि को, मैं चाहता हूं कि आएं और सही में देखें परिवार। आप उनका कमरा देखेंगे जहां पे उनका जन्म हुआ है, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का, वो हम लोग की धरोहर होनी चाहिए। उसकी संरक्षा करना, उसको संरक्षित रखना हम लोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बट अगर आप शासन प्रशासन को देखेंगे पूरी तरीके से आंखें मूंद के, और कई ऐसे महापुरुष हैं जिसके बारे में मौजूदा सरकार पूरी तरीके से भूल चुकी है, जिसमें से कि भोला पासवान शास्त्री जी सबसे बड़े नामों में से एक हैं। और इनको राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत द्वेष या उनकी अपनी राजनीति या जो भी कारण हो, पर वो पूरी तरीके से भुला चुके हैं। सर, जिस हिसाब से आपने कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, आप ये आश्वासन देते हैं कि आपकी पार्टी की जनाधार अगर उस लेवल पर आती है बिहार में, तो भोला पासवान शास्त्री जी को अगर एक तरह से कहा जाए तो उनके परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वादे ही दिखे हैं। भाई अगर मेरी सरकार आती है तो मैं ये
वादा नहीं, क्योंकि वादे कई बार लोग बोलते हैं कि टूट जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा ये बात। मेरे लिए जहाँ ये मेरा परिवार है, मेरी शिक्षा, मेरे संस्कार ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग को सिखाया गया है कि हर महापुरुष का सम्मान करना ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी को, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे बैठा है, इनको कैसे पता चलेगा कि भैया भोला पासवान शास्त्री कौन थे? या आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बताएंगे कि हमारे प्रदेश के महापुरुषों ने हमारे प्रदेश के लिए, हमारे प्रदेश के गरीबों के लिए क्या क्या कार्य किए, जब तक हम उनके कार्यों को संरक्षित करके नहीं रखेंगे, जिसमें आज की मौजूदा सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। सर, ये तो बात हो गई भोला पासवान शास्त्री जी की। आशीर्वाद यात्रा के तहत आपने बिहार के कई जिलों में भ्रमण किया, उसके बारे में किस तरह का अनुभव रहा अभी तक? भाई ये अनुभव मैं चाहूँगा कि आपके कैमरा ही दिखाएं और आप का जो अपना अनुभव रहा होगा उससे ज़रूर बताएं। मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि बड़ी बात कर रहा हूँ, बट ईमानदारी से जो एक अपार जन सैलाब हम लोगों को देखने को मिला आशीर्वाद यात्रा के दौरान, और बिहार के जिस जिस जिले से, लगभग 25 के करीब जिले अभी तक हम लोग जा चुके हैं, और जिस जिस जिले से यात्रा गई है, एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड जन समर्थन हम लोग को देखने को मिला। और ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि जहाँ एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से लोग नफरत करते हैं, बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से, बिना घूस दिए बिहार का कोई एक गांव बता दीजिए जहां पे कोई काम होता हो, बेरोजगारी से जिस तरीके से लोग त्रस्त हैं, आज की तारीख में पढ़े लिखे छात्र सड़क पर घूम रहे हैं, मजबूर है पलायन करने के लिए, बेरोजगारी से जिस तरीके से, और इन्होंने वादा किया था 19 लाख रोजगार का, भगवान जाने उसका क्या हुआ। तो जिस तरीके से मौजूदा सरकार से लोग दुखी हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका एक मजबूत विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर है, और यही कारण है कि एक अपार जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक पूरा बिहार लोजपामयी होगा। सर, आपके पिताजी जो थे वो एनडीए के साथ कंटिन्यूड थे, बिहार में नीतीश जी की जो सरकार थी उनको भी सपोर्ट करते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने एक अलग रास्ता अपना लिया? एनडीए में रहते हुए भी आपने जो है पूरे चुनाव में जो कैंपेन किया वो बीजेपी के साथ तो आप थे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ थे। आज उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार जी का कहना है खुलेआम कि आपके कैंपेन के कारण उनको सीटें कम आई, लेकिन इससे आपको क्या फायदा मिला? भाई मेरा फायदा अगर मैं देखता तो शायद मैं अलग ही नहीं होता। ईमानदारी की बात है, अगर मैं अपना फायदा देखता तो मैं, मुख्यमंत्री जी मुझे 15 सीटें दे रहे थे, मैं वो 15 सीटों पर लड़ता, 10-12 मेरे विधायक होते, 2 उसमें से राज्य सरकार में मंत्री होते, आज मैं खुद केंद्र सरकार के मंत्री की हैसियत पे आपके सामने मैं बैठा होता। पर मुझे अपना फायदा नहीं देखना भाई, मुझे बिहारियों का फायदा देखना है, मुझे बिहार के युवाओं का। आप मुझे बताइए ना कि पिछले 15 साल में, या मुख्यमंत्री जी मुझसे तो बात नहीं करते, आपसे करेंगे तो पूछ के बताइएगा कि पिछले 15 साल की कोई 5 उपलब्धियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता दें कि उनकी ये 5 उपलब्धियां हैं, मैं उनका समर्थन करने को तैयार हूं। बेरोजगारी की दर बद से बदतर हुई है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। पलायन के आंकड़े और बढ़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। यहाँ पर अपराध आप देखेंगे, कन्विक्शन रेट बनिस्बत दूसरे राज्यों के, जहाँ केरल जैसे राज्यों में 89-90% है, बिहार में मात्र 7% है। अपराध यहाँ पर बढ़ा है, शराबबंदी जैसे कानून पूरी तरीके से विफल है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। तो मैं कैसे ऐसे मुख्यमंत्री का समर्थन कर दूं जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास आने वाली पीढ़ी को देने के लिए कोई सौगात नहीं है, युवाओं को देने के लिए रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो मैं सिर्फ अपने लालच में कि मैं मंत्री बन जाऊं, इसलिए मैं ऐसे मुख्यमंत्री का समर्थन कर दूं, ये असंभव था, और इसीलिए मैंने ना इनका समर्थन तब किया ना आज करूंगा। तो सर, ये तो ठीक है कि आपका विजन क्लियर है, बिहार में आप तरक्की चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन लोजपा की जो कंडीशन है, इस पारिवारिक खींचातान में आपके जो चचा हैं उनसे और आपकी द्वंद्वता क्या कारण रही कि परिवार में ऐसी फूट पड़ी और लोजपा आज कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा जरूर कमजोर दिख रही है बिहार? भाई इस बात को तो मैं नहीं मानूंगा कि लोजपा कमजोर दिख रही है। आप मेरे साथ आप यात्रा में आए और आपको पता चलेगा कि पहले से कई ज्यादा बड़ा जन सैलाब लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन में, हम लोग के समर्थन में है। इसका कारण जैसा मैंने कहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। भाई आपके पास मुद्दा होना चाहिए ना। अगर आप राजनीति में हैं, अब कल को मेरे युवा साथी अगर मुझसे आके पूछते हैं कि भाई आप हमारे लिए क्या करेंगे, मैं कैसे बताऊं कि मैं बिहार में आईटी जॉब्स कैसे खोलूंगा? मेरे पास वो रोड मैप होना चाहिए ना। मैं बताता हूं कि भैया मेरा रोड मैप क्या है। मैं चाहता हूं कि बिहार में सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हो, यहाँ पर हम लोग निवेशकों को बुलाएं। आखिरी बार हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट कब किया, किसी को नहीं पता। जैसे दूसरे राज्य हैं, गुजरात वाइब्रेंट समिट करता है, मध्य प्रदेश करता है, निवेशकों को आप बुलाते हैं, आप उनको सुविधाएं देते हैं ताकि आकर वो यहाँ पर निवेश कर सकें, तब आप आईटी जॉब्स खोल सकेंगे। आपको एमएनसीज को आपको इन्वाइट करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए कोटा जैसा कोटा जैसे जगह पे अगर आप चले जाइए, वहाँ पर इतने
खूबसूरत कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं जहां पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं हो सकती? तो ये सोच है मेरी, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि जो एक अपार जनसलाब, और यही कारण रहा भाई कि पिछला चुनाव भी जब हम लोगों ने लड़ा तो 6% का मत जो हमारी पार्टी को मिला वो तब मिला जब अभी 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। अगर हम लोग पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हम लोग का ये मत प्रतिशत 12 से 14% का होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो सर, ऐसी बातें विपक्ष की तरफ से भी कही जा रही है और कई धरों से कही जा रही है कि बीजेपी को तो आपने सपोर्ट किया पूरे चुनाव में, लेकिन आपने जो कैंडिडेट भी उतारे वो जदयू के खिलाफ उतारे। लेकिन आज ऐसा क्या होगा जब आप प्रधानमंत्री को कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूँ? राम ने कहाँ आपको धोखा दिया? क्यों पशुपति पारस जी को ही मंत्री बनाया गया? आपने अपोज किया, इसके लिए क्यों नहीं सुनी गई बीजेपी में? भाई जब मेरे परिवार ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं किसी और पे क्या उंगली उठाऊं? आप मुझे बताइए ना, क्या मेरी हैसियत है आज की तारीख में मैं पूछूं कि भाई आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया या आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? अगर मेरा परिवार मेरे साथ होता तो मुझे किसी और के साथ की क्या जरूरत होती? इस बात का दुख आपको किस लेवल का है? क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है या जदयू का ये कोई ऐसा चीज है जो कि आप में फूट डाल करके जो है अपने तरफ मिला है? जैसा मैंने कहा, अगर परिवार साथ होता, हर एक की अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और ये सार्वजनिक भी हुआ। जो परिवार के सदस्य अलग हुए उन्होंने बताया भी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक अहम भूमिका रही मेरे परिवार, मेरी पार्टी को तोड़ने में। आज अगर वो मंत्री बने हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जाहिर है कि भैया उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में अब ये सब बिल्कुल भी नहीं रहा है। वो दौर बीत चुका है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में मेरा संगठन, आगामी उपचुनाव है जो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी कैसे मजबूती से चुनाव लड़े, और इस बार सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए ही नहीं, वो तो होना ही होना है। वो दोनों सीटें, क्योंकि उनकी सिटिंग थी, जनता दल यूनाइटेड तो हारेगी, पर लोक जनशक्ति पार्टी अब उस दोनों सीटों को कैसे जीते, पूरा ध्यान उस तरफ केंद्रित है। सर, अब अंतिम दौर में हैं हम लोग, और मैं जान रहा हूं कि आपका समय काफ़ी कीमती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अटकलें इस तरह की लग रही हैं कि आप तेजस्वी यादव के यहाँ भी गए, आपने लालू यादव से भी मिलने की बातें कही, मुलाकातें आपकी जा रही हैं, अटकलें लग रही हैं बिहार में। क्या भविष्य के गर्भ में राजनीति जो है बिहार की, ऐसी कोई संभावना दिख रही है कि आप आरजेडी की तरफ जा सकते हैं? भाई जैसा मैंने कहा, फिलहाल मेरी प्राथमिकता सिर्फ मेरी पार्टी और मेरा संगठन है। जनरल प्रैक्टिस रही है, आमतौर पर ऐसा ही होता है कि चुनाव से ठीक पहले गठबंधन के स्वरूप की घोषणा की जाती है। तो जब भी चुनाव सामने आएगा मैं गठबंधन के स्वरूप की घोषणा आप सबके सामने करूंगा। फिलहाल मेरा ध्यान केंद्रित है सिर्फ मेरी पार्टी के संगठन पर। आप एनडीए में भी लगातार बने रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का भी विरोध जारी रहेगा? भाई मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, मैं तो इस बात पे मैं कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। मैंने तो स्पष्ट कहा कि मेरी प्राथमिकता मेरी पार्टी को मजबूत करना है, मेरे संगठन को मजबूत करना है, और आने वाले समय में जब चुनाव सर पर होंगे, नोटिफिकेशन आएगा, अधिसूचना आएगी, तो गठबंधन के स्वरूप की चर्चा की जाएगी। चलिए सर, आपने काफ़ी कीमती वक्त दिया आवाज़ 24 न्यूज़ को, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जिन्होंने अपने विजन को क्लियर किया कि मैं चाहे किसी भी दल में रहूं, मेरा मुद्दा है, मेरा विजन है बिहार का विकास, बिहार में रोजगार और बिहार की तरक्की। आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।